नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना यानी कि शुरुआत हो चुकी है। शनिवार का दिन होता है आपके और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों पर चर्चा करने की और उसके निदान आप तक पहुंचाने की। और इसी श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हमने डायबिटीज को समझा था और इसके साथ ये भी समझा था हमने कि जो संयमित जीवन शैली होती है, दिनचर्या होती है, उसमें बदलाव ला करके हम कहीं ना कहीं डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट होने के साथ साथ हम एक सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन सी है वो दिनचर्या, कौन सी है वो जीवन शैली जिसको जीने के साथ हम सामान्य तौर पर एक डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों का आप मार्गदर्शन करें कि वो ऐसा कौन सा खान पान है जिसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने के साथ हम डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। नंदिनी जी, डायबिटीज मेलाइटस हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई जी एक बीमारी है। यद्यपि मेडिकल रिसर्चर इसे हेरिडिटिकली डिसीज भी मानते हैं जी, लेकिन मैं अपने 30 वर्ष के चिकित्सा के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, एक विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि अगर हमारी जीवन शैली में सुधार कर लिया जाए तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना सहज है, बहुत कठिन काम नहीं है। जी, कौन सा ऐसा आहार लिया जाए? नंदिनी जी, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा सामान्य जो धारणा लोगों की है उससे हट के कहना है कि हम कौन सा आहार की जगह अब बस अपने आहार में परिवर्तन मात्र करें। जितना प्राकृतिक आहार का हम सेवन कर सकते हैं, अंकुरित अनाज में बहुत से लोग बहुत विभाजन करते हैं कि आपको मेथी खाना है, आपको अजवाइन खाना। मैं कहता हूं जो आपको बेहतर लगता है, जो आपकी पॉकेट जिस चीज को परमिट करती है, जो चीज आपकी जीभ को अच्छी लगती है, अंकुरित अनाज वही सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर बदल बदल के करें तो बहुत अच्छा है। सुबह उठकर आधा घंटा यौगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान को जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग सुबह उठ के आधा घंटे तैयार होते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, आधा घंटे तैयारी में लगाते हैं और 20 मिनट बाहर वॉक करके आ जाते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता है। मैं कहता हूं कि जीवन शैली प्राकृतिक बनाइए। आप दूसरों को दिखाने का वक्त नहीं है। अब अपने शरीर के आंतरिक अंगों को सशक्त बनाना, अपनी इम्यूनिटी को सशक्त बनाना, ये जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे आप डायबिटिक हों, चाहे आप नॉन डायबिटिक हों। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हैं, आपका ग्लूकोज लेवल खाना खाने के बाद या रैंडम 300 से नीचे है तो इसे सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है बगैर किसी दवा के। बस जीवन शैली में परिवर्तन करें, आहार में परिवर्तन करें, संयमित भोजन करें, वजन को नियंत्रित रखें, 8 घंटे की भरपूर नींद लें। ये ग्लूकोज का लेवल तेजी से नीचे गिरेगा और फिर आसानी से बढ़ेगा नहीं। जी, 300 से कम होने की बात आपने की। अगर कम है तो इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर एक सवाल भी मन में ये आ रहा है डॉक्टर साहब कि क्या अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग डायबिटीज का जो लेवल है, ग्लूकोमीटर का जो लेवल है, ये अलग अलग होता है क्या? नंदिनी जी, ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग स्थिति में अगर 150 से ऊपर चला गया है जी, तो ये डायबिटीज मेलाइटस के मरीज का स्तर होता है और इस स्तर में सामान्य रूप से
जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसन को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, दवा देना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद 200 से ऊपर या 200 के आसपास ग्लूकोज लेवल अगर होता है तो डॉक्टर्स दवाई देना प्रेफर करते हैं। लेकिन जिंदगी भर दवाई लेने से बेहतर है कि हम जिंदगी भर परहेज कर लें, कुछ समय परहेज कर लें। आपने 6-8 महीने परहेज कर लिया तो जीवन भर के लिए डायबिटीज भी नियंत्रित हो जाएगी और जीवन भर के लिए दवा से भी छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपनी जीवन शैली, अपने आहार की शैली, इन दोनों में परिवर्तन ना करें, दवा पर निर्भर रहें। और जो लोग दवा पर निर्भर रहते हैं, हर साल दवाएं बढ़ती जाती हैं, शरीर के दूसरे आंतरिक अंग भी कमजोर और अशक्त होते जाते हैं और एक स्थिति आती है कि डायबिटीज का मरीज कटोरी भर भर के दवाइयाँ खाता है, आँख की, लीवर की, किडनी की, विटामिन्स की और कौन कौन सी बीमारियों की दवाइयाँ उसके जीवन का अंग बन जाती हैं। वो दुखी भी होता है, लेकिन भारतीय जो जनमानस की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें जागरूकता नहीं है। इसमें हम डिपेंड कर जाते हैं दवाई के ऊपर। नंदिनी जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि डॉक्टर ने हमें देख लिया, हमें दवाइयाँ लिख दी, बस अब हमारा जीवन बेहतर होगा, अब हम स्वस्थ हो जाएंगे। यही भूल हो जाती है डायबिटीज के मरीज के साथ। भले आपके साथ हेरिडिटिकली डायबिटीज मेलाइटस की स्थिति हो या आपकी सेल्फ एडॉप्टेड प्रॉब्लम हो, आपने अपनी दिनचर्या को, अपनी नींद को, अपने आहार को अप्राकृतिक रखा हो, समय बेसमय रखा हो, उन सब चीज़ों को सुधार किए बगैर आप डायबिटीज का दवा से जब इलाज करने की कोशिश करते हैं तो जीवन भर बीमारी, जीवन भर दवाएं, जीवन भर समस्याएं और जीवन भर परहेज। जी, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा, कभी मत सोचिए ये बॉर्डर लाइन से ऊपर जा रहा है या डायबिटीज के लेवल को टच कर रहा है। ये विचार करिए कि हमारा ग्लूकोज लेवल हमें घंटी बजा रहा है दिमाग की कि हम जो अपनी जीवन शैली में गलतियां कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, बीड़ी पी रहे हैं, आप पान मसाला खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय के बगैर रह नहीं पा रहे हैं, पान मसाला रात में भी मुंह में भरा है, होटल का खाना रोज आपका जीवन का अंग बन गया है, चाट समोसे आपके शौक बन गए हैं। तो ये गलतियों को सुधारने का वक्त है। ये गलतियां तो सुधारनी ही हैं, आपको दवाई खाने के बाद भी सुधारनी है। आप साल भर दवाई खा के और ये गलतियां करते हुए बिताएंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी और एक स्थिति आएगी कि आपको जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो डायबिटीज का आपका चिकित्सक है, वो कहेगा परहेज, वॉक करो, योग करो, मेहनत करो। आपकी दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश के साथ वो दवाइयां भी बढ़ाएगा। तो जिन लोगों को प्रारंभिक स्थिति में ग्लूकोज बढ़ता है, खाना खाने के बाद 200 हुआ, 190 हुआ, घबराएं नहीं, चिंतन करें, विचार करें कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या सुधार करें। बस सुधार के रास्ते को मजबूती के साथ अपनाएं और आप देखिए कि ग्लूकोज लेवल पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। और जब ये नियंत्रण में आ जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की औषधि की जरूरत नहीं है। केवल हर 3 महीने में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है कि कहीं ये साइलेंट वे में बढ़ तो नहीं रहा है जी। और हम लापरवाह हो जाएं। ऐसा नहीं, चेक कराते रहें और अपनी जीवन शैली में सुधार करते रहें। चेक कराने की बात आपने कही, जीवन शैली में सुधार की बात कही। अमूमन क्या होता है, जब तबीयत खराब होती है
फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं या हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे साइंस जो हमें पहले ही बता दें कि हम डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, उस ओर जा रहे हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन हमारे शरीर में, तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, डायबिटीज मेलाइटस के मरीज में या जब हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो कुछ लक्षण सामने आते हैं जी। जैसे प्यास का ज्यादा लगना, कमजोरी लगना, हाथ पैर कांपना, थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाना, थकान आ जाना जी। पेशाब बार बार होना, पेशाब में झाग जैसा जाना, पेशाब में चींटे या चींटियां लग जाना जी। इसके अलावा मुंह का स्वाद, टेस्ट खत्म हो जाना। बहुत से लोगों को ऐसा एहसास होता है कि मुंह कड़वा कड़वा है, मुंह में नमक का स्वाद नहीं लग रहा है, मुंह में मीठे का कम स्वाद लग रहा है। ये जो लक्षण होते हैं ये सतर्कता के लक्षण हैं। ये लक्षण वो हैं जब हमें अपनी आलस्यपूर्ण दिनचर्या को, जीवन शैली को बदलना होगा। हमें एक श्रम वाली, मेहनत वाली, पसीना बहाने वाली दिनचर्या को अपनाना होगा ताकि जीवन की आखिरी सांस तक आप आनंद का, आप प्रसन्नता का अनुभव कर पाएं। जी, यानी कि आलस को छोड़ना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। ऐसे में हम ये तो साफ तौर पर समझ रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस को हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना ही होगा। कुछ ऐसे योगाभ्यास आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो या तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फायदेमंद हो या फिर हम ना हो, डायबिटिक पेशेंट ही ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकें? नंदिनी जी, मैं जरूर आपकी बात को बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक बात और कहना चाहता हूं। जी जी। अगर आप अनुमति दें। जी जरूर। बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा ही मानता हूं, जो ये सोचते हैं कि हमने डॉक्टर की दवाई खाना शुरू कर दी, अब डायबिटीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और कुछ लोग तो नंदिनी जी बहुत अहंकार पूर्ण जीवन जीते हैं। जी। बोले फलाना डॉक्टर आपको उंगलियों पे गिना देंगे, बोले वो हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारे मित्र हैं, और वो तो मतलब उनसे पारिवारिक रिश्तों वाले 20 डॉक्टर का नाम बता देंगे। बोले मैं जाता हूँ, फोन पे बात हो जाती है तो मेरे लिए वहाँ डॉक्टर साहब इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके सोशल रिसोर्सेस अच्छे हैं, ये आपके लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन केवल दवाई पर निर्भरता, दवाई पर आप स्वस्थ जीवन की लालसा आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। ये गलती आपको बीमारियों के मकर जाल में फंसा देगी। और जो ये अहंकार कि फलाने डॉक्टर और फलाने इंस्टीट्यूट के और फलाने विदेश के डॉक्टर से मैं सलाह लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन आपको स्वयं जरूर करना चाहिए। बंद आंखें खोलना चाहिए, स्वयं को ये विचार करना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता ऐसा करें जो मिनिमम दवाई पर हमारा जीवन चल सके जी। या हम कौन सी और विकल्प चिकित्सा पद्धतियों पर विचार करें कि हमें जीवन भर दवा न खानी पड़े। हो सकता है कि हम कुछ महीनों की दवा के बाद इस समस्या को, इस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को परहेज के, सख्त परहेज के द्वारा, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा, यौगिक क्रियाओं के अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान क्रिया की मदद से नियंत्रित कर लें तो ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम अहंकार पूर्ण दवाई के ऊपर आश्रित होकर पूर्ण आरोग्यता की कामना करें। ये गलत मार्ग है।
ये भूल का मार्ग है। इस मार्ग को चिंतन करके, विचार करके बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। आपने नंदिनी जी पूछा कि कौन से योगाभ्यास करें जी। जो डायबिटीज मेलाइटस के मरीज के लिए जी। हितकारी है। बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से धन्यवाद। आपको धन्यवाद एडवांस में, क्योंकि अब वो ये आप योगासन बताने वाले हमारे दर्शकों को। जी नंदिनी जी, समाज में एक प्रचलन हो गया है कि डायबिटीज है, मधुमेह है, तो मंडूकासन करो, मयूर आसन करो। जी। मतलब आपको डायबिटीज हुई और जो योग का इंस्ट्रक्टर है उसके पास लिमिटेड पैकेज है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कराने लगेंगे, कोणासन कराने लगेंगे, मंडूकासन कराएंगे। इन आसनों के अलावा उन्हें डायबिटीज के लिए कुछ मालूम नहीं। एक बार मैं अपने दर्शकों को पूरी चीज बिल्कुल खोल के स्पष्ट समझा देना चाहता हूं कि अगर आपकी मानसिक तनाव के कारण डायबिटीज हुआ है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज हुआ है, आप मानसिक स्तर पर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और जिनका दुष्परिणाम डायबिटीज मेलाइटस के रूप में सामने आया है, तो आप मंडूकासन से वो लाभ नहीं पा सकते। आपको मन को स्थिर करने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए यौगिक क्रियाओं के अभ्यास की जरूरत होगी। यौगिक आसनों को जीवन में उतारने की जरूरत होगी, ना कि ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने के लिए वही गिने चुने आसन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मयूर आसन जैसे आसनों का अभ्यास। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आपकी मूल जड़ है बीमारी की, उसके समाधान के लिए, आप हाइपर एसिडिटी के मरीज हैं, आप अनिद्रा के मरीज हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, जिसका दुष्परिणाम डायबिटीज के रूप में सामने आया, तो हमें गहरे और शांत नींद के लिए मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन की शरण में जाना होगा। आप देखेंगे जहां स्वप्न रहित गहरी और शांत नींद आई, आपका ग्लूकोज लेवल बिना किसी दवा के नियंत्रित होना शुरू हो गया और थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन आपको पूरी तरह एक बड़ी बीमारी के खतरे से वापस आरोग्यता के मार्ग पर ला सकता है। जी। इसलिए मेरी व्यक्तिगत रूप से ये सलाह है कि आप यौगिक आसनों का चुनाव बीमारी के आधार पर ना करें। अपने शरीर और मन मस्तिष्क की एक एक समस्या जो डायबिटीज का कारक हो सकती है, डायबिटीज ही नहीं, कोई हार्ट की बीमारी, कोई किडनी की बीमारी, कोई बोन्स की, हड्डियों की, जोड़ों की दर्दपूर्ण बीमारी या कोई और बीमारी का भी कारण बन सकती है। हमें उन सब का चिंतन करते हुए उचित यौगिक आसनों का चयन एक अच्छे और सच्चे योगाचार्य से कराना चाहिए और सही ढंग से आसनों को सीखकर उसे जीवन में उतारना चाहिए। जी देखिए, जानकारियां लगातार मिल रही हैं और इन्हीं जानकारियों के साथ हम अपनी दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी अपनी डायबिटीज को नियंत्रित रखने में और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझ रहे हैं डायबिटीज के साथ कैसे हम सामान्य दिनचर्या को अपना सकते हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ हम एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर, अगर बात की जाए तो चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या फिर कोई भी हो, उसके लिए एक बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। यानी कि शरीर में सभी चीजें बैलेंस्ड फॉर्म में होनी जरूरी है, बैलेंस्ड मात्रा में होनी जरूरी है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए सब कुछ मना हो जाता है। जैसे ही वो पेशेंट हुआ, उसको आलू मना हो गया, उसको चावल मना हो गया, अब वो मीठा नहीं खा सकता है, फ्रूट भी बहुत सोच समझ करके खाता है। तो ऐसे में इनके शरीर में ये तत्व बैलेंस्ड कैसे रहते हैं? क्या इनके सामने किसी तरह की चुनौती नहीं आती? नंदिनी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
मुझे लगता है एक चिकित्सक ही इस प्रकार की गंभीर बात को पूछ सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। हम स्वस्थ रहने के लिए चर्चा करते हैं एक बैलेंस डाइट की, जी, कि हमें निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी, इन सब की एक निश्चित मात्रा में ज़रूरत है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, एक हेल्दी लाइफ लीड करना है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस का मरीज को हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल माइनस कर देते। इसका परिणाम क्या होता है? जो बहुत सख्त परहेज करते हैं, गेहूं की रोटी भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल सख्ती के साथ परहेज करते हैं, ऐसे लोगों का अक्सर ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, गिरने की संभावना रहती है और बहुत जबरदस्त वीकनेस हो जाती है। ऐसे ही फैटी एसिड्स शरीर की जरूरत है, ये रिजर्व फंड है शरीर के लिए। जी, जैसे एक आदमी रोज कमाया रोज खाया, काम चल रहा है, लेकिन अगर आकस्मिक खर्चा आ गया, बच्चा बीमार हो गया, तब क्या करेगा? अगर रिक्शा चलाता है तो रिक्शा बेचेगा, उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होते। लेकिन अगर छोटी छोटी बचत करता रहे तो ये बचत उस आकस्मिक काल के लिए मदद के रूप में सामने आती है। ऐसे ही अगर हम फैटी एसिड्स लेते रहते हैं तो ये धीरे 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 अगर ये शरीर में संचित भी है तो विपरीत काल के लिए काम करता है। तो बैलेंस डाइट के अभाव में हम एक बीमारी को ठीक करने के प्रयास में उस बीमारी के साथ साथ कई और बीमारियों को भी आमंत्रण दे देते हैं, और जिस बीमारी को ठीक करने के लिए हम घोर परहेज कर रहे थे वो तो ठीक हुई नहीं, 2 और पैदा हो गई। लेकिन मैं इसका मतलब ये वकालत नहीं कर रहा हूं कि आप डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हैं तो गन्ने का रस पिएं, आप रबड़ी खाएं, आप रसमलाई खाएं, तो फिर कैसे बैलेंस होगा? फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आलू मना हो गया है, आलू बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, तो किस तरीके से, किस फॉर्म में लेंगे फिर हम? नंदिनी जी, यही बहुत चिंतन का विषय है। हम कार्बोहाइड्रेट ऐसे फॉर्म में लें जो तुरंत यूटिलाइज हो जाए, जैसे लैक्टोज, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज होता है जी। ये तुरंत यूटिलाइज हो जाता है, ये इसको आपका शरीर स्टोर करने की क्षमता नहीं रखता। अगर एक्सेस में चला गया है तो स्टूल के साथ पास आउट हो जाएगा, शरीर उसको रखने की क्षमता नहीं रखता। इसीलिए बहुत से लोगों को आपने सुना होगा नंदिनी जी कि दूध पीते हैं और उनका प्रेशर बन जाता है जी। प्रेशर बन जाने, दूध पिया घंटे आधे घंटे बाद फौरन प्रेशर बन गया। माने शरीर में अगर अतिरिक्त मात्रा में लैक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज जाता है तो ये शरीर यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, और जब नहीं कर पाता है तो लूज मोशन लगा, शरीर से बाहर निकाल देगा, वॉमिट करा देगा, लूज मोशन लगा देगा। उदाहरण के लिए आप अनार का रस पी लें, आप डायबिटिक हैं तो ठीक नहीं पिएंगे, लेकिन अगर आपने 50 ml पी लिया ठीक है। आप डायबिटिक नहीं है और आपने 200 ml पी लिया, उल्टी कर देगा, लूज मोशन लगा देगा, लोग कहेंगे भाई अनार नुकसान कर गया। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अनार के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो फ्रैक्टोज के फॉर्म में होता है, फ्रैक्टोज तुरंत यूटिलाइज होता है, ये रखने की चीज नहीं है। तो हमें ग्लूकोज का सेवन कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए, जो डायबिटीज के मरीज को अगर संतुलित मात्रा में प्रिस्क्राइब किया जाता है तो नुकसानदायक नहीं है। असंतुलित मात्रा में, शरीर की जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेना निश्चित रूप से अहितकारी है, नुकसानदेह है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, तो बात वही आ गई कि बैलेंस बना करके रखना है, और ये भी हमने समझा कि अगर
आलू फॉर एग्जांपल, आलू अगर नहीं लेना है तो किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, और ऐसे क्या फूड ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में आजकल डायबिटिक फूड अवेलेबल है, यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो उस फूड को ले सकते हैं, उनके ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इन प्रोडक्ट पर आपका क्या कहना है, क्या हमारी डिपेंडेंसी इन पर ठीक है? नंदिनी जी, ये भोले भाले कोमल दिल वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ, इनमें घातक केमिकल पड़े हैं, वो शुगर से ज़्यादा नुकसानदायक है। जी, शुगर फ्री पोटैटो, अरे भाई आलू स्टार्च है, शुगर फ्री कहाँ से पैदा हो गया? कम शुगर का है, कम स्टार्च का है, लेकिन उसका स्टार्च और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है जो सामान्य आलू की तुलना में किसी भी रूप में कम नुकसानदायक नहीं है। ये केवल डायबिटीज के मरीज की बीमारी के नाम पर उसकी भावनाओं को ब्लैकमेल करने का तरीका है, उसे बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। इनसे बचना चाहिए। हम अगर कभी परहेज करते करते ये लगे कि अब हमें आलू की सब्जी खाने की आज जरूरत है, सप्ताह में एक बार जरूरत है, एक बार आप सब्जी खाएं, आपने स्टार्च लिया, एक कटोरी सब्जी खाई तो 1 घंटे वर्कआउट करिए, पसीना निकाल दीजिए, शरीर के एक एक रोम छिद्र से पसीना बाहर आए। ये नहीं कि हल्का माथे पर पसीना आया और आपने एक्सरसाइज बंद कर दी। और एक्सरसाइज के रूप में आप यौगिक आसनों का और यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का चयन करें, जो ज्यादा अच्छा है। लेकिन नंदिनी जी, यहाँ एक बात मैं और अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। डायबिटीज के मरीजों को वीकनेस बहुत लगती है, कमजोरी बहुत लगती है, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, यहाँ तक कि अधिकांश मामलों में मेमोरी पर भी बुरा असर होता है। तो ये लोग कहते हैं साहब हम तो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही। यहाँ पर मैं सलाह दूंगा, ये कमजोरी बीमारी की है, आपकी डाइट में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, पौष्टिक तत्वों से भरी हुई डाइट ले रहे हैं, इसके बावजूद कमजोरी लग रही है तो आप आसन करिए, यौगिक आप सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करिए, उनको जीवन में उतारिए, वही आपका कल्याण करेंगी। और जो ये कमजोरी आपके शरीर को दुख दे रही है, कष्ट पहुंचा रही है, इससे निजात दिला के आपके अंदर उत्साह पैदा करेंगे, स्फूर्ति पैदा करेंगे, ताकत पैदा करेंगे, आपको आनंद और अच्छा लगेगा। जी, देखिए कमजोरी का जैसे कि बात सामने आई है, डायबिटिक पेशेंट होते ही जैसे ही होता है कि भाई अब खाया क्या जाए, क्योंकि ज्यादातर चीजों पर बंदिश सी लग जाती है। ऐसे में किन फलों का और किन सब्जियों का आप जिक्र यहाँ करना चाहेंगे, जिनका किस तरीके से, साथ ये भी बताएं कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करें कि उनके जीवन शैली का हिस्सा बने रहें, सब कुछ खाते भी रहें और फायदा पहुंचे उन्हें। नंदिनी जी, डायबिटीज मेलाइटस के मरीज ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने के लिए भरपूर मात्रा में टमाटर का सलाद लें, टमाटर का सूप पिएं। जी जी। लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अज्ञानता के मार्ग को चुनता है। जैसे वो पैक्ड सूप पिएंगे, पाउडर फॉर्म में आया और उसमें लिखा है इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं है तो कम से कम पाउडर, मरा हुआ पाउडर तो है टमाटर जी, का, यानी कि फ्रेश टमाटर का सूप खुद बनाएं। बिल्कुल। फलों की अगर बात की जाए, फलों में बड़ी मिठास होती है, तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? एप्पल हो गया, संतरा हो गया या केला, कोई ऐसा फ्रूट जिसको परहेज आप बताना चाहें, क्या सलाह देंगे? नंदिनी जी, बहुत मीठे फलों से बचाव करना चाहिए जी, क्योंकि उनमें फ्रैक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे अनार का सेवन करना है तो एक अनार को तोड़ लें और उसको
चबा चबा के खा लें। उसमें भारी मात्रा में फाइबर जी। होता है। ये फाइबर हमारे फ्रैक्टोज के लेवल को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारी पैंक्रियाज की एंडोक्राइन सेल्स को भी ताकत देने का काम करता है, जी। यानी डायबिटीज से छुटकारा दिलाने के रास्ते पर हमें ले जाता है। यानी सही मात्रा में खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा पहुंचेगा आपको। और डॉक्टर साहब, लेकिन मनोबल जो होता है वो गिर जाता है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स का। उन्हें लगता है कि अब तो हम मरीज हो गए हैं, अब तो हम कुछ खा ही नहीं सकते और जिंदगी भर परहेज करना होगा। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे चलते चलते? नंदिनी जी, घर परिवार के लोग, बच्चे, बड़े, रिश्तेदार और डॉक्टर सब मिलके डायबिटीज के मरीज के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर डेवलप कर देते हैं कि वह अपनी हंसी खुशी और आनंदपूर्ण दिनचर्या को भूलकर भय, डर और तनाव के जीवन के रास्ते पर चल देता है। और ये रास्ता बीमारी के बढ़ने का रास्ता है, दुखों का रास्ता है। मैं एक सलाह अपने दर्शकों को देना चाहता हूं, अगर कोई डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित है, सबसे पहले तो मरीज को अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। डायबिटीज को जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी माना जाता है, एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इसको हम काबू में रख सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। वहीं परिवार के दूसरे और सदस्य खाना खाते समय भी इतना ना टोक दें कि अरे ये हटाओ थाली से, क्या कर दिया, मर जाओ। अरे भाई, उनको भी जीने का अधिकार है, आरोग्यतापूर्ण जीने का अधिकार है। सबसे पहले तो इस प्रकार के आहार जो उनके लिए नुकसानदायक हैं घर में ना बनाएं, कम से कम मरीज के सामने उनको ना परोसा जाए। और अगर कभी कोई चीज ले ली है तो बाद में उनको समझाएं या उनसे उस चीज को खाने के लिए मना करने के लिए रोक-टोक भी बैलेंस्ड ही हो तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जीवन शैली से जुड़ी ये बीमारी है और इससे बेहतर जीवन शैली के साथ अगर हम जिए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है, एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।